आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक पे आधारित है और UGC नेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपका कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, उनमें से सही डेफिनेशंस आपको चुनना है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छे से बताता है। ऑप्शंस हैं: ए, रिलेशंस बिटवीन और अमंग ह्यूमन बीइंग; बी, रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज; सी, रिलेशंस बिटवीन पार्टीज in employment context; D, collective relationship between management, trade union and government। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन जब भी हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक में, इस पढ़ाई में या फिर इंडस्ट्रीज के संबंध में, कि तो इंडस्ट्रियल रिलेशन किसके किसके बीच के रिलेशंस को कहते हैं। ये सही है कि वो इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में, लेकिन आजकल इन दोनों के बीच के रिलेशंस के बीच में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ गया है। वो कई तरह के कानून बनाती है और उसके आधार पर ही रिलेशन डिपेंड करने लगा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन एंड गवर्नमेंट, जो कि मैनेजमेंट हो गया एम्प्लॉयर साइड और ट्रेड यूनियन का भी इंटरफेरेंस बढ़ा है जो कि एम्प्लॉयज़ के साइड्स को दिखाते हैं, और गवर्नमेंट। तो इन तीनों के कंबाइंड रिलेशनशिप को ही इंडस्ट्रियल रिलेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which of the following is not a tripartite body? ऑप्शंस है: ए, वेज बोर्ड्स; बी, वर्क्स कमेटी; सी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड डी, ILO। ट्राइपार्टाइट बॉडी के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है, मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया है। तो दो तरह की बॉडीज होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, एक ट्राइपार्टाइट, एक बाईपार्टाइट। बाईपार्टाइट बॉडी जिसमें कि सिर्फ दो ही साइड्स के लोग मिलकर कमेटी बनाते हैं, जैसे मैनेजमेंट साइड, एम्प्लॉयर साइड और एम्प्लॉयज साइड। लेकिन ट्राइपार्टाइट बॉडी में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट के मेंबर भी मिलकर कमेटी बनाते हैं किसी खास मकसद के लिए। तो इन सब में से जो बाईपार्टाइट बॉडी है वो वर्क्स कमेटी है, जिसमें कि गवर्नमेंट के मेंबर्स नहीं होते, सिर्फ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़ के ही मेंबर होते हैं। और बाकी सब जितने हैं, वेज बोर्ड्स, ILO, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ये सब ट्राइपार्टाइट बॉडी है। इसमें तीनों बॉडीज मिल करके कमेटी बनती है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। In USA, the Labor Management Relations Act, known as LaGuardia Act, was enacted in। तो ये एक्ट क्या है? ऑप्शंस है 1932, बी है 1947, सी है 1957 एंड डी है 1967। तो इसका सही आंसर आप दीजिएगा। इस एक्ट के बारे में आपने पढ़ा है। ये एक्ट 1932 में आया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब ये एक्ट क्यों आया था? ये एक्ट येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट जो USA में था, येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या था कि इसमें एक एग्रीमेंट करवा लिया जाता था एम्प्लॉयज से कि वो किसी भी लेबर यूनियन का मेंबर नहीं बनेगा। तो इसको ये जब ये लॉ आया तो इस चीज़ को वो उसने बैन कर दिया कि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज से येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएगा, वो इलीगल होगा। दूसरा, पहले कोर्ट अगर कोई एम्प्लॉयज
शांतिपूर्ण ढंग से स्ट्राइक्स करते थे, लॉकआउट कर माने काम को रोकते थे या फिर स्लो डाउन करते थे, अब कोई प्रदर्शन करते थे, पिकेटिंग करते थे, तो उसको कोर्ट के द्वारा इलीगल घोषित करके उस पर कार्रवाई की जाती थी। इस कानून के आने से कोर्ट पर भी इस तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। तो इस तरह से ये कानून जो था वो एम्प्लॉयज़ के हक में था, उनको यूनियन बनाने का राइट दिया गया, ट्रेड यूनियन बना सकते थे कोई, और वो अपने मांग को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते थे, स्ट्राइक कर सकते थे। ये सब राइट उन्हें इन एक्ट के द्वारा दिया गया। इसका नाम है नॉरिस ला गार्डिया एक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The Constitution of India upholds the principle freedom of association as a fundamental right initiated by ILO Convention in। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से संबंधित जो भी फंडामेंटल राइट है जिस पर कि आईएलओ ने कन्वेंशन बनाया है वो कौन सा है? ऑप्शन है आर्टिकल 20C, बी आर्टिकल 19C, ऑप्शन सी आर्टिकल 24C एंड डी आर्टिकल 18C। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19C। ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग एक साइड मेथड है, दूसरी साइड उसके प्रोडक्ट के बारे में दिया गया है। तो आप इसमें देखिए उसका आंसर जो है आपको कोड्स में दिया गया है, तो ध्यान से पढ़ें और पढ़ के इसका आंसर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या होता है। ये ऑप्शन मेथड्स में दिया गया, ए है कंसिलिएशन, बी है कलेक्टिव बार्गेनिंग, सी है इन्वेस्टिगेशन एंड डी है एडजुडिकेशन। अब इन सब के द्वारा ये सब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की मशीनरी है। इन सब के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, जो उसको क्या कहते हैं, वो इन सब के का प्रोडक्ट क्या होता है, क्या उसको कहते क्या है? अगर कोई कंसिलिएशन हुआ तो उसके बाद जो भी फैसला हुआ उसको क्या कहते हैं? इस तरह से इन सब के नाम आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। जिन्हें मालूम है उनके लिए, जिन्होंने तैयारी किया, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे समझ लीजिए। कंसिलिएशन होता है, उसको कहते हैं अगर कंसिलिएशन के बाद क्या किया जाता है? सेटलमेंट। कंसिलिएशन में कंसिलिएशन ऑफिसर जो होता है वो क्या करता है? सिर्फ दोनों पार्टी को समझा बुझा के समझौता कराने की कोशिश करता है। वो अपना कोई फैसला नहीं देता, वो सिर्फ सेटलमेंट कराने की कोशिश करता है। तो ये ऑप्शंस में देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ये ए का आंसर होगा 3 दो में है, ए और बी में, तो सी एंड डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। ए और बी में से देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा है। कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग दो पार्टीज के बीच में आपस में निगोशिएशन होता है, उसके बाद कोई भी वो समझौते पर पहुंचते हैं, लेकिन इसमें एक एग्रीमेंट होता है जो दोनों पार्टी को मानना होता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या होता है? एग्रीमेंट। तो बी का आंसर है 4। तो इस ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही है। 3 होता है कंसिलिएशन का सेटलमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन। जब किसी चीज़ का हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम उसका रिपोर्ट देते हैं, तो सी का होगा 1। और एडजुडिकेशन एक लीगल प्रोसेस है। एडजुडिकेशन में जो भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले कंसिलिएशन, फिर उसके वॉलंटरी आर्बिट्रेशन किया जाता है, लेकिन जब अगर मामला नहीं सुलझता है उसे लीगल प्रोसीडिंग में भेजा जाता है। तो लीगल प्रोसीडिंग जो भी होता है उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं। और एडजुडिकेशन के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो दोनों पार्टी को मानना वो कंपलसरी होता है, वो लीगली वो बाध्य होता है। अगर नहीं उन लोगों को एक्सेप्ट है तो फिर उसके लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन आया वो उनको मानना कंपलसरी है, और इसे कहते हैं अवॉर्ड। तो एडजुडिकेशन के द्वारा क्या होता है? अवॉर्ड। तो अब क्लियर हो गया होगा होप ये आंसर। ये याद करना, ये रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऐसा सब पूछे जाते हैं कि कंसिलिएशन के बाद क्या होता है। तो जो भी इसका फैसला होता है, कंसिलिएशन को सेटलमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग को एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है, और एडजुडिकेशन जो है उसमें अवार्ड दिया जाता है, उसको बोलते हैं अवार्ड आया उसका। ठीक है, तो अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
होप कि मैंने जो भी आज क्वेश्चन डिस्कस किया है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन का कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब धीरे धीरे मैं इसमें और बहुत सारे इसके मैं टॉपिक्स है छोटे छोटे, उसको लेके मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी और उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी कॉन्सेप्ट को। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसे भी बताइए, मैं उसे क्लियर कर दूँगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, अपना रिव्यू दीजिए और आगे मैं प्रयास करूँगी कि आपके लिए सारे के सारे जितने भी एचआरएम के टॉपिक्स हैं सब पे मैं अच्छे से वीडियो बना के आपको पूरा क्लियर कर दूँ और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा करके आपको जेआरएफ तक, टॉप लेवल तक ले जाऊँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।